A multi-pronged investigation is underway in the Red Fort blast, which shook the national capital on the evening of 10th November and so far has killed 12 people. Another CCTV footage of the I-20 car has surfaced. The CCTV footage is from the Badarpur toll plaza. The suspect, Umar, is visible in the CCTV footage. You can see the car passing through the toll plaza. There you have it. There it is, Badarpur toll plaza. The suspect, Umar's car, is passing through it. The I-20 car, which is in the eye of the storm in the Red Fort explosion. The suspect, Umar, is wearing a mask. Now the CCTV footage is from 8:13 a.m. when Umar entered Delhi from the Badarpur toll plaza. Earlier, the suspect's I-20 was also seen passing in front of Asian Hospital in Faridabad at 7 a.m. In a major development, the MHA has now transferred the probe to NIA, and the NIA has been directed to conduct a thorough probe and file a report as soon as possible. Meanwhile, officers from the Delhi Police Crime Branch are conducting search operations at the Al Falah University. Police have detained 8 people and probing whether the labs at the university used RDX synthesis. TV9 भारत एक्सप्रेस पहुंचा है अल-फलाह के दिल्ली के दफ्तर में, जो कि 274A जामिया ओखला में है। और देखिए दफ्तर है यहाँ पर, और यहाँ जो है कैलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऑथराइज नहीं है, कैमरे पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये जो दफ्तर है ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यहाँ 10 से 12 कर्मचारी ही काम करते हैं, और केवल जो भी परमिशन चाहिए होती है, लिटिगेशन का मामला होता है, वो जो है यहाँ पर किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इस वक्त कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जो संदिग्ध आतंकवादी हैं उनके जो नाम आए हैं और उनका अल फलाह यूनिवर्सिटी से उनका जो एसोसिएशन सामने आया है, चाहे बात करें हम डॉक्टर मुज़म्मिल की बात करें, आदिल की बात करें, या फिर उमर की बात करें, डॉक्टर शाहिना की बात करें, ऐसे में यूनिवर्सिटी जो है उनकी तरफ से ये कुछ अभी तक जो उनका वर्जन है वो नहीं आया। लेकिन जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि उनको परमिशन नहीं है बात करने की। हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उनका कहना है कि वो जल्द इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव हम आपको दफ्तर दिखा रहे हैं अल फलाह का। ये दिल्ली का दफ्तर है जहां पर रजिस्टर्ड है, और सारे जो काम हैं वो यहीं से कागजी काम जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन उनका कहना है जो ट्रस्टीज हैं और तमाम लोग हैं वो फिलहाल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, जो जांच एजेंसी हैं वो भी पहुंची हैं, तो उसको लेकर के अभी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी या संस्थान की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है, और कहा गया है कि जल्द ही अपना कानूनी पक्ष रखेंगे। All right, now we're going to play you an image on your screens. There you have it. The image on the screen is of Dr. Shaheen Shahid. Take a look. It's been accessed by our channel News9. Sources had confirmed that Dr. Shaheen, arrested from Faridabad, was tasked with setting up the women's wing and recruitment arm of the Jaish terror module in India. Meanwhile, raids are being conducted at arrested accused Dr. Shaheen's home. Teams from Uttar Pradesh Police, ATS and J&K Police are conducting search operations at her house. हम लोग शाहीन शहीद के घर पर मौजूद हैं, और आप देखिए सामने की पुलिस टीम के साथ साथ यहाँ पर एटीएस भी पहुँच चुकी है, और एटीएस पहुँची है शाहीन के घर पर। शाहीन के घर पर तलाशी के लिए पहले से ही पुलिस अधिकारी और एटीएस की टीम मौजूद है, और यहाँ पर और टीमें भी बुलाई गई हैं और भीतर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, और भारी भीड़ यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई देगी। शाहीन शहीद के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि लखनऊ में रह रही है, और लखनऊ से ये कनेक्शन जो है वो लगातार जोड़ा जा रहा था आतंकी नेटवर्क का, और वो नेटवर्क अब सामने आ चुका है, क्योंकि एटीएस की टीम और पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी टीम जो है इस वक्त इस गली में पहुंची है जहां पर शाहीन शहीद का घर है। और
जिस परवेज के घर पर आज एटीएस की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर तलाशी ली गई थी, वहां पर रेड की गई थी, उसके बारे में भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि परवेज जो है वो शाहीन का भाई है, यानी कि दोनों भाई बहन इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। और परवेज अंसारी के घर पर भी रेड पड़ी थी और अभी शाहीन के घर पर इस वक्त यहाँ पर रेड पड़ी है, जहाँ पर शाहीन के पिता रहते हैं, उसका भाई रहता है और उसके पिता ने खुद इस बातचीत में पुष्टि की है कि उनके लड़के के घर भी सुबह रेड हुई थी और अभी शाहिद के घर पर एटीएस की टीम पहुंची है, जहां पर इस वक्त ये रेड की कार्रवाई वहां पर चल रही है। Going further, Haryana DGP OP Singh said that search operations are underway across the entire Al Falah University campus. Several suspects are being questioned and the investigation shall continue. He also informed the people that Haryana Police is extending full cooperation to Delhi Police's special cell as well as central agencies. Whenever Delhi Police shares any information, Haryana Police apparently immediately joins the raids. The scope of the investigation is not just limited to Faridabad. Search operations are being carried out in other parts of Haryana as well based on intelligence leads. The entire state has been placed on a high alert. Investigations confirm that Dr. Umar, the suspected suicide attacker in the Red Fort blast, taught at Al Falah University. The mastermind, Dr. Umar's sister-in-law, spoke to News 9 and told us that he had called his mother last on Friday, asking her not to disturb him with repeated calls because he would be spending a few days busy in the library. This is within quotes. She also added that the police took Umar's mother into custody early this morning as part of the ongoing investigation. सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का, तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा, बस बोला। हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें, हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला, मामा को बोला कि ज़्यादा फ़ोन मत करना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। तो जुमा के दिन आपकी बात लास्ट में हुई थी? जुमा के परिवार दिन की बात? हाँ, हमारी बात हुई जुमा के दिन। मैंने ही बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कल आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं, बस फिर फोन। कल कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ पे? 10:30 शाम को? हाँ, रात को 10, 10:30। और फिर वो उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। और फिर उसके बाद सुबह 4:45 शायद 4:45 उसके आसपास सर्च ऑपरेशन किया और चले गए। तो यहाँ से कुछ रिकवरी की पुलिस ने? नहीं, थोड़ी बहुत, मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिया। डॉक्टर उमर की कोई चीज़ थी यहाँ पे जो? कुछ नहीं था, वो यहाँ कहाँ आता था। अच्छा, उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं, गरीबी के अलावा क्या था? नहीं देख रहे हो क्या है? इतना ही है, जितना खड़ा है बस यही है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो क्या ले जाते। Fresh CCTV visuals from seconds after the blast have emerged showing the panic that struck the locals after the explosion, leading to chaos at the peak hour in the historic Chandni Chowk of Delhi. दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दरअसल सोमवार को धौज इलाके से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे और उसके बाद जो डॉक्टर मुजम्मिल थे उसको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक महिला शाहीन शाहिदा को भी गिरफ्तार किया गया था और एक डॉक्टर फरार बताया जा रहा था। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पहले ये कश्मीर में पढ़ाता था, वहाँ से उसने पढ़ाई की थी और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ा रहा था। बताया जा रहा है कि जो
गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना है उसको जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात महिला विंग है जैश ए मोहम्मद की, जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी। और ये वही डॉक्टर शाहीना है जिसके कार से पुलिस को हथियार मिले थे और इस कार का इस्तेमाल भी मुजम्मिल कर रहा था। दरअसल जो डॉक्टर उमर है वो सीधे तौर पर अदील से जुड़ा हुआ था। अदील को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर ही ये सारी गिरफ्तारियां और विस्फोटक बरामद हुए। Now, in a key breakthrough, links between the Red Fort explosion and Faridabad crackdown on terror have been firmly established. Massive search operations continue across Al Falah University, Fatehpur Taga and Dhauj village, where the crackdown has expanded. All through locations fall under the Dhauj area and within the Faridabad region. The police have recovered 2,563 kilograms of explosives from Fatehpur Taga and 360 kilograms from Dhauj on Monday. A worker at the Red Fort parking lot told the police that the Hyundai i20 entered the parking at 3 p.m., remained there for more than 3 hours and exited around 6 p.m. shortly before the explosion. Security, of course, has been tightened in Dhauj, where a total of 2,900 kilograms of explosives were seized. Police are also checking shops, questioning the locals and verifying Aadhaar IDs. The suspected terror module is believed to have developed key hideouts in the same area. Meanwhile, Delhi police sources now reveal newer details. An FIR has been registered at Kotwali police station under UAPA section 16 and 18 and also under the Explosive Substances Act. कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और बीएनएस के तहत हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज की है। उसके अलावा सीन ऑफ क्राइम आप देख रहे हो, वहाँ पे एफएसएल की टीम्स हैं और एनएसजी की भी टीम है जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को और आसपास के सारे एरिया को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं और जो भी रेलेवेंट एविडेंसेस हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी कुछ भी कंक्लूसिवली कहना ठीक नहीं होगा। Security agencies including Delhi Police, NSG, NIA, RAF, CISF and FSL have been deployed at the blast site. MHA has transferred the case to NIA. The blast killed 12 people, with visuals from LNJP mortuary showing grieving families and loved ones arriving for identifications of those who've departed. A Delhi police team has entered the mortuary to assist families in identifying the mortal remains of victims. The process is underway, with officers coordinating closely with relatives to help them through the very, very difficult task. Pankaj Saini's mortal remains are being taken away by their family members. There you can see these are the visuals that we're tracking from outside the mortuary at the LNJP hospital. And here on the other side of the road you can see Pankaj Saini's family members inconsolable, and right now they have received the mortal remains of Pankaj Saini and they're leaving for the final rites. And this is what we have for you from outside the mortuary at the LNJP hospital. According to sources, all official paperwork for the I-20 car have disappeared from records after 2015. Officials suspect the vehicle was deliberately chosen to mislead the probe. None of the ownership transfers were formally updated in government documents. Now, late last night, Pampore police arrested 3 men from Pulwama: Amir Rashid Mir, Omar Rashid Mir and Tariq Malik. 2 have been shifted to Cargo Srinagar. Police also detained several people from Paharganj and Daryaganj hotels in Delhi after overnight searches. A suspicious black bag was recovered near the Paharganj flyover during searches being conducted across 3 zones of the national capital. Intelligence agencies indicate that the explosive mix used in the I-20 appears to be ammonium nitrate, fuel oil and detonators, though the final FSL report is expected later. Investigating suspect that the blast may have been carried out using timers. Notably, 20 timers were recovered from Faridabad alone.
CCTV mapping from Badarpur border to the Red Fort shows the I-20 travelling alone. The man behind the wheel wore a black mask. Sources suspect the driver was none other, like we showed you earlier in the visual, Dr. Umar, who's obviously linked to the Faridabad terror module and also happens to be a teacher. DNA of the deceased found inside the wrecked car will now be matched with samples from Umar's family members. The explosion was powerful, with eyewitnesses Abdul Aziz saying that he heard the blast from nearby, which is around 800 meters away, and the sound travelled up to 2 kilometers. Listen in. हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ क्या बम। बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, होता है ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले। Another victim, Mohsin from Meerut, who had been driving an auto rickshaw near Red Fort for 3 years, died in the incident. News 9 spoke to his family. Listen in. और हमें 1:30-2 बजे के करीब सूचना मिली है, वहाँ बम ब्लास्ट हो गया। जब हमें पता लगी तो हम भी तुरंत यहाँ से निकले। वहाँ जाकर देखा तो डेड बॉडी पड़ी थी और पुलिस वाले कोई अंदर जान नहीं दे रहे थे, इसलिए बाहर दिखाया। दिखाने के बाद कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 10-12। क्या कार्य करते थे वहाँ पर? मिनी मेट्रो चलाते थे। तो आप क्या चाहते थे? हम ये चाहते हैं मट्टी यहीं से जाती है। Nikesh Singh, a relative of the victim, says that 22-year-old Pankaj Saini was his grandson. Pankaj was behind the wheel at the time of the incident. He had earlier been employed, but then had lost his job and had recently begun driving a taxi to support himself and his family. मेरा पोता है पंकज सैनी, 22 साल की उम्र है। वो भी सुबह हमें कंफर्म हुआ है, पूरी रात हम भटकते रहे, हमें कोई मदद के नाम पे पूछे तो कुछ हुआ नहीं। हॉस्पिटल स्टाफ से, न सिक्योरिटी से, न पुलिस प्रशासनिक डिपार्टमेंट डीसी से सब इधर उधर करते रहे। सुबह में हमें मीडिया में पता चला, मेरी गाड़ी का जब मीडिया में फोटो आया तो गाड़ी के पूरे परकचे हो रहे थे। जाके अभी मैं लेकिन रात में भी 2 बार मोर्चरी आया, लेकिन पहचान नहीं पाए। अभी भी ब्लड लगा हुआ है पूरे चेहरे पे, लेकिन है तो अपना होता है तो वो तो मैंने उनको बोल कि अभी जाके दोबारा कंफर्म, लेकिन है 3 नंबर का जो है। क्या नाम है पोते का? नाम क्या है? पंकज सैनी, 22। ये है वो। ये गाड़ी आपकी थी? अगर आप दिखा पाए। बच्चे का फोटो देखो ये। You're watching a special edition of the South Indian and I'm bringing you all the latest updates on the Red Fort explosion which occurred last evening. Now, the police have also confirmed that the car used in the blast had a recent challan from Faridabad, further strengthening the Faridabad connection. The I-20 was originally owned by Mohammed Salman, who says he sold it 1.5 years ago to Devinder, who then sold it in Ambala. The car eventually reached Royal Car Zone in Faridabad, from where it was purchased by Tariq, originally from Pulwama. TV9 teams reached Royal Car Zone today. The shop remains locked and all contact numbers have been switched off. दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद रात भर यहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ पर स्पॉट पर जांच कर रहे थे, लेकिन अब सुबह रहते रहते दिल्ली पुलिस की तरफ से उस एरिया को सफ़ेद चादर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी कि उस घटनास्थल को पूरी तरीके से ढक दिया गया है। बताया जा रहा है ये जो सफ़ेद चादर से इसे ढका गया है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके की जांच एजेंसी को जांच में कोई व्यवधान ना पड़े और मीडिया को इस जगह से और थोड़ी सी दूरी पे कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर 3 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसी के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली
के पास जिस जगह पर दिल्ली में जिस जगह पर ये घटना घटी है वहाँ के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को पुलिस की अगली सूचना तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब पुलिस अब इस पूरे मामले पर जो अपनी जांच है वो तेजी से बढ़ा रही है और इसमें तमाम जो आतंकी एंगल हैं उनको की देखा जा रहा है। उसके साथ ही साथ बीएनएस की धारा और यूएपीए के 16 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की अब सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। We're bringing you the latest updates on the Red Fort explosion which occurred last evening, killing 12 people, and now we're getting some breaking news on that. The high-level committee meeting at the Home Ministry has concluded after nearly 2 hours of deliberations. According to sources, Union Home Minister Amit Shah issued strict instructions to all senior officials, emphasizing that no one involved in this incident should be spared. This is in quotes, ladies and gentlemen, read it out. This is what Amit Shah, Home Minister, said. No one involved in this incident should be spared. All agencies have been asked to coordinate closely and ensure a thorough investigation into the Delhi blast case. For those who've just joined us on this broadcast, we're bringing you the latest on the Red Fort explosion. Now, the thing is that there was a meeting which had begun at around 3 o'clock. This high-level meeting at the Home Ministry has now concluded after 2 hours of deliberations, and sources are telling us that Amit Shah, Union Home Minister, has issued very strict instructions to all senior officials, emphasizing that within quotes, no one involved in this incident should be spared, close quote. Those are the visuals of the meeting which went on for 2 hours or so at the Home Ministry, where Amit Shah helmed the meeting and issued very strict instructions in the aftermath of the Red Fort explosion. Now, all agencies have been asked to coordinate closely and ensure a thorough investigation into the Red Fort explosion. That's the latest on the Red Fort explosion, which occurred last evening, killing 12 people. All right. Following the blast, there is of course a South Indian connection because this is news of national import. There has been a huge impact in the South as well. Much like many other parts of India, South India has also been put on a very high security alert. Let's begin with Andhra Pradesh. In the aftermath of the blast, Central Intelligence and other agencies have sounded high alert, and the police are checking multiple vehicles across national highways and in all districts. The police conducted surprise checks in hotels and lodges in Vijayawada while verifying the IDs of those who are staying in such hotels or lodges. The police has also alerted hotel owners and resort owners for any suspicious activity and or person in the vicinity. Kurnool Superintendent of Police Vikrant Patil instructed entire police force to be on high alert and particularly focus on petrol stations. The Kerala police focus is also on the state's airports, railway stations, metro and bus stations. Kerala has also put the state on very high alert. Significant religious sites including mosques, temples and synagogues have also been placed under strict security cover, as also major churches. The police have initiated night patrolling in public spaces including beaches and holiday destinations. The Kerala police, while leaving no stone unturned, is also examining the transport and storage of ammonium nitrate and other substances. Let's now shift our focus to Tamil Nadu. Chennai airport is also on very high security alert, with every vehicle entering the airport being thoroughly checked by police personnel. In Karnataka, Bengaluru's Kempegowda International Airport has issued an advisory for passengers to arrive well in advance to complete all the security checks. We shall show you the advisory in a bit. The advisory is very, very detailed, where they are requesting passengers to come to the airport in time so as to complete. There you have it on your screens right now. Please, if you are traveling in and out of Bengaluru, particularly out of Bengaluru, read this travel advisory because they specify the time by which you should arrive. Several districts in the state like Kodagu and Kalaburgi are also vigilant and undergone
huge security checks. That's how India is ready to face any kind of an assault on its dignity and security.